ओके, तो यार हमने लास्ट प्रॉब्लम जो करा है वो करा है हमने बीट वाला, ठीक है। तो बीट वाली, आई होप बीट वाली कहानी, यार बीट के कोई डाउट नहीं है, बीट्स वाली चीजें बन गई हैं सारी। बीट्स ऐसे बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं यार, प्लीज यार इसको मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे, क्योंकि वो केवल एक छोटा ही सा कंसेप्ट है, पूछ ही लेते हैं वो। ओके, तो फिर हमारा बचा है ऑर्गन पाइप, बचा है दो चीजें बची हैं प्रैक्टिकली मोटा मोटा, एक ऑर्गन पाइप और एक क्या बचा है, डॉपलर इफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गन पाइप। मतलब एक्चुअली टॉपिक का नाम डालो स्टैंडिंग वेव इन साउंड, ठीक है। हमने जब स्टैंडिंग वेव इन रस्सी पढ़ा था तो वो हमने फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल, ओवरटोन और सब की बातें करी थी कि एक रस्सी से हमने वेव प्रोड्यूस करी, एक उधर से वेव आ रही है, जब वो दोनों वेव मिल रही है तब क्या हो रहा है उसको स्टडी करा था, है ना। तो स्टैंडिंग वेव है, हेडिंग डालो स्टैंडिंग वेव इन साउंड। अब उसको हम करते कैसे हैं, क्या क्या करते हैं, जिस सेटअप में करा जाता है उस सेटअप का नाम है ऑर्गन पाइप। तो पहले थोड़ी सी फील समझ लो, उसके बाद क्या क्या फॉर्मूले, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले हैं, सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं, ठीक है। एक है ओपन ऑर्गन पाइप, पहले नामकरण समझ लेते हैं सारा। वन इज ओपन ऑर्गन पाइप एंड वन इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जैसे वहां पे स्ट्रिंग के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड फ्री एट वन एंड। यहाँ पे ऑर्गन पाइप जब ओपन ऑर्गन पाइप है तो ये दोनों एंड पे ओपन है। फ्लूट बेसिकली इसी टाइप की चीजों के प्रिंसिपल पे काम करती है। जब फ्लूट में अलग अलग होल पे जब हम हाथ रखते हैं तो वहां पर हम नोट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको बंद करने की। जैसे रस्सी में हमने बोला कि यार एक जगह पे पकड़ लिया तो वो नोट बन गए, समझ गए। जो क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो थोड़ा सा नाम इसलिए समझना जरूरी है, क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है एक एंड पे क्लोज है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे साउंड भेज रहे हैं, है ना। जैसे वहां पर वो काम हो रहा था स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमने एक एंड पे साउंड भेजा, वो साउंड रिफ्लेक्ट हुआ और आने वाला साउंड और ये रिफ्लेक्टेड वाला साउंड, ये दोनों जब मिल रहे होते हैं तब वो ऑर्गन पाइप, सॉरी, तब वो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनती है। एग्जैक्टली लाइक यही वाली चीज जो हमने ये वाले पार्ट पढ़े थे कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव बन रही है, ये गई ऊपर फिर आई ऐसे नीचे, तो उसमें हमने अलग अलग वो पढ़ा था, हार्मोनिक्स क्या होते हैं या ओवरटोन्स क्या होता है, उसी चीज को एग्जैक्टली रिपीट करना है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो समझो। क्लोज ऑर्गन पाइप एक एंड पे क्लोज है, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड पे ओपन है। हमने प्रेशर वेव क्या बोला, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है। कैसे याद रखना है, समझना बहुत ध्यान से। हमने जब स्ट्रिंग वेव पढ़ी तो हमने एक ही टाइप की वेव बनाई, हमने जब हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी तो हमने बोला यार उसको बनाने में हमारे पास दिक्कत हो रही थी, तो हमने प्रेशर साउंड वेव की एक डिस्प्लेसमेंट वेव भी पढ़ी और हमने एक उसकी प्रेशर वेव भी पढ़ी। जब हमने डेरिवेशन करा तब हमने S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी से करा, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जब प्रेशर वेव की इक्वेशन आई तो वो आई डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आई थी वैसे, बोल दो यार, कोई तो बोल दो यार, जल्दी बोलो। डेल्टा, हमने स्टोरी यहां से स्टार्ट करी थी, S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी से, ओमेगा टी माइनस के एक्स से। ये हमने बोला था प्रेशर वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमने कुछ डेरिवेशन करा था, तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आया था, हाँ बी के एस नॉट को हमने बोला था डेल्टा पी नॉट, आगे क्या आया था, कॉस आया था। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर हमने यहां से स्टार्ट करा था इसको साइन लेके, तो यहां पर कॉस आया था। याद है कहानी, याद तो नहीं है वैसे, बट ओके, ये याद आ रहा है कि हमने ऐसा बनाया, फिर हमने बोला डिस्प्लेसमेंट वेव पे जहां पे ये जीरो है, इसके लेफ्ट में जितने पार्टिकल ऊपर जाना है उसका रियल मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो पार्टिकल आगे है, इसके राइट में पार्टिकल नीचे, उनका मतलब है पीछे। याद आ रहा है। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन में S जीरो हो रहा था, वहां पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इसको हमने कंप्रेशन बोला था। फिर हमने ये वाले पॉइंट को बोला ये पार्टिकल आगे वाला ऊपर जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, इसको रिफ्रैक्शन बोला था। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट वेव हमारा जीरो दिखा रही थी उस टाइम पे प्रेशर वेव का मैक्सिमा या मिनिमा था। ये याद आ रहा है कहानी, पक्का। तो अब यहाँ पर क्या, ये बस ये याद करने के लिए कहानी बता रहा हूँ, इवेंचुअली हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। क्योंकि हमने जब स्ट्रिंग फिक्सेड बोथ एंड बोला था तो हमने बोला था भाई जहां पे रस्सी बंधी हुई है, हमने टाइटली बांधा है, वहां पे पक्का नोट है क्योंकि वी आर नॉट अलाउइंग द पार्टिकल टू मूव, है ना। जहां पे रस्सी पे वो फ्री था, रिंग जैसा था, तो वो एंटी नोट जैसा था। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, याद रखने मतलब इवेंचुअली याद रखना है, बट समझना ध्यान से क्या है।
जो क्या बोलते हैं फिक्स एंड होता है, सॉरी क्लोज्ड एंड होता है, वहां पे पार्टिकल जो पड़ा हुआ है भाई, यू आर नॉट, तो पार्टिकल यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहे हैं, वो मूव कैसे कर रहे हैं ऐसे, भाई तुमने अगर ढक्कन बंद कर दिया यहाँ पे, है ना, कहने से पार्टिकल को मैं बोल रहा हूँ भाई यू आर नॉट अलाउड टू गो आगे पीछे, समझना ध्यान से, बस इतना ही सा कंसेप्ट याद रखोगे, पूरी कहानी बिल्कुल रिपीट हो जाएगी। अब अगर हमने बोला जहां पर क्लोज्ड एंड है वहां पे पार्टिकल को हम नहीं बोल, हम अलाउ ही नहीं कर रहे कि भाई तुम आगे पीछे मूव कर सकते हो क्योंकि हमने ढक्कन बंद किया हुआ है, पक्का। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जहां पर क्लोज्ड एंड है, जहां पर क्लोज्ड एंड है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, समझना ध्यान से। अगर हम पार्टिकल को मूवमेंट रोक रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं पार्टिकल यू आर नॉट अलाउड टू मूव, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनेगा, ये समझ में आ रहा है, पक्का। जब डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनता है तब कहने से प्रेशर वेव का एग्जैक्टली π/2 का फेज डिफरेंस है, क्योंकि यहां साइन है तो यहां कॉस है। तो क्या हम इस चीज, ये सब यार ये सब हटा रहा हूं, ये सब पहले हम बहुत बार देख चुके हैं ना। तो अब याद क्या रखना है, जहां पर क्लोज्ड एंड होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनता है या करस्पॉन्डिंगली प्रेशर वेव का एंटी नोड बनता है, ये समझ में आ रहा है। मैं भी सब बहुत डिटेल में लिखाऊंगा, पहले एक बार फील समझ लो सो दैट यू फैमिलियराइज लगे, ये समझ में आ रहा है। जहां पर ओपन एंड होता है एग्जैक्टली उल्टा कहानी है कि अगर हमारे पास ये वाला एंड क्लोज्ड है, अच्छा नाम और इससे कंफ्यूज मत होना, मैं जनरलाइज चीजें बता रहा हूं। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है दोनों एंड पे ओपन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है एक एंड पे, यार तुम हवा कहां से फेंकोगे, है ना, साउंड प्रोड्यूस करना है ना, फ्लूट के दोनों एंड बंद कर दोगे तो समझ गए ना, एक जगह पे तो तुम्हें ब्लो करना ही है ना, तभी तो तुम आगे वेव बन रही है कुछ। तो आइडिया है कि ओपन नाम बस ये याद रखना कि दोनों एंड पे क्लोज नहीं है, जैसे वहां पे रस्सी फिक्स्ड एट बोथ एंड थी एंड फिक्स्ड एट वन एंड या फ्री एट वन एंड थी, यहाँ पे क्लोज का मतलब एक ही एंड पे क्लोज है, ओपन का मतलब दोनों एंड पे ओपन है, ठीक है। हाँ, तो जहां पे एंड ओपन एंड होता है, अगर तुम्हें यहाँ पे ये कहानी समझ में आ गई थोड़ी सी, तो ओपन एंड पे एग्जैक्टली उल्टा रिपीट कर दो कि डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड बनता है, डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड बनेगा एंड करस्पॉन्डिंगली प्रेशर वेव का नोड, ये समझ में आ रहा है। बस इतना सा याद करने से ना चीजें ऐसा लगता है कि सिमिलर है, नहीं तो दोनों में अलग अलग याद करना पड़ता है। तो थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रख लो कि क्लोज्ड एंड है तो पार्टिकल को हम मूव नहीं करने दे रहे हैं, मूव नहीं करने दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो फिक्स एंड जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो उसका नोड है। अगर तुम्हें साइन का कॉस याद है तो उसका एंटी नोड बना दो, जो तुमने यहां लिखा है उसका उल्टा यहां लिख दो। क्या कहानी समझ में आ रही है सारी, पक्का श्योर, नाम समझ में आ गया क्या है, तो मतलब प्रैक्टिकली यहां पर क्या है, हाँ यहां पर क्या है, यहां पे दोनों एंड ओपन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेव का यहां पे भी एंटी नोड है, यहां पे भी एंटी नोड है, प्रेशर का नोड है, पक्का श्योर। अच्छा लिखना चाहो तो लिख लो, डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड है या करस्पॉन्डिंगली प्रेशर वेव का नोड है, ये समझ में आ रहा है, पक्का बिल्कुल अच्छे से। पहले वाले में मैं दोनों बता दूंगा तुम्हें कि वेव की इक्वेशन या शेप कैसा दिखता है, बट इवेंचुअली आई प्रेफर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट वेव क्योंकि वो स्ट्रिंग फिक्सेड बोथ एंड जैसा दिखता है, तो वो याद करने में ऐसा लगता है सिमिलर है, ठीक है। बट आइडिया पूरा समझ में आ रहा है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, कहां पर क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कहानी, पक्का। मेक बोथ द डायग्राम, फिर हम स्टार्ट करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले से। तो एक बार सारी चीजें लिख लो, बस थोड़ा सा दिमाग में स्टोरी बना लोगे ना, ये वाली, ये मतलब कि जस्ट कई बार ना लोग ये कंफ्यूज होते हैं किसका क्या है, मतलब सब कुछ कहानी आती है, फॉर्मूले आ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि यार किसका ये वाला था, यहाँ पे क्या बन रहा है। तो एक कोई स्टोरी, यार पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, या ओपन एंड की स्टोरी में ऐसा होता है कि यार यहाँ पे प्रेशर P नॉट है जस्ट बाहर, तो यहाँ पे भी प्रेशर P नॉट हो जाता है, वैसे भी बोला जाता है। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, हो गया नोट क्या, हाँ ओपन ऑर्गन पाइप से स्टार्ट करते हैं। सो राइट, दोनों चीजें बहुत सिंपल सिमिलर सी कहानी है, जस्ट सेटअप इज डिफरेंट, ठीक है। अब ना दो तीन चीजें समझ लो, अब यहाँ पर वही दो प्रॉब्लम है अलग अलग कि ये डिस्प्लेसमेंट वेव भी बन सकती है और प्रेशर वेव भी बन सकती है, तो ओनली इन दिस केस मैं दोनों बताना चाह रहा हूं, अदरवाइज कोई एक चीज याद रखेंगे। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव बता रहा हूं कि हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, मतलब दोनों एंड पे ओपन है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव है तो हमने क्या बोला है कि यहां और यहां ओपन वाली जगह पे, यहां पे भी एंटी नोड बनेगा, यहां पर भी एंटी नोड बनेगा,
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स हम बना सकते हैं कि यार यहां और यहां दोनों जगह एंटी नोड बने। कहना है से यहां से स्टार्ट करो, एंटी नोड यहां बनाना है, मतलब वही मैक्सिमम वाला। ठीक, देखो ध्यान से, कहना है से कुछ ऐसा बनेगा, या करस्पॉन्डिंगली इसी की अगर मैं सेम चीज की अगर मैं तुमसे प्रेशर वेव बोलूं, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, केवल उल्टा करना है। अगर इसी जगह पे मैं बोलूं कि व्हाट वुड प्रेशर वेव लुक लाइक, तो हमने क्या बोला है, ओपन एंड पे यहां पे नोड बनता है प्रेशर वेव का, यहां पे नोड बनता है। तो अगर मिनिमम सबसे छोटू वाला बनाना है तो कहना से कुछ ऐसा बनेगा। ये समझ रहा है, दोनों जगह पे कहानी सेम है। ऑर्गन पाइप की वट एवर बी द लेंथ इज, दो एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है, या दो नोड के बीच की डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है। तो कहने से यहाँ पे पहली वाली सबसे फर्स्ट वन इज L इज इक्वल टू आएगा λ/2, तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास लैम्डा आएगा 2L के बराबर। सही, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। समझ में आ रही कहानी क्या है, कौन सी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी का हमने क्या नामकरण दिया था, हमने बोला था जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको ही हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट फंडामेंटल को हम कुछ और भी नाम बोलते हैं, व्हाट इज दैट, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक। तो हमारे पास पहली वाली फ्रीक्वेंसी, एक मिनट पहले दो तीन देख लो, रियलाइज की द सेम कहानी। कह रहे हैं हमारे पास अगर ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें जो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये समझ में आ रहा है पक्का? प्लीज याद रखना कि यार डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में डायग्राम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, तो ये याद रखना है। यहां तक से एक सेकेंड और देखो, देन गेट द बेटर आइडिया। ये अब मैं नॉर्मली जब प्रेफर करता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट वेव ही याद रखता हूं कि ओपन ऑर्गन पाइप है, वहां पे ज्यादा पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो मुझे आई एम मोर कंफर्टेबल विद डिस्प्लेसमेंट वेव। हर बुक्स में दोनों डायग्राम होते हैं, कभी कभी कोई एक ये बना देता है, ये बना देता है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल, एक से हमारा काम चल जाएगा। मैं सबका डिस्प्लेसमेंट वेव ही बना रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेव के डायग्राम बना रहा हूं। ओके, तो हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, तो यहां एंटी नोड, यहां एंटी नोड। What is the second way that we can make, जहां पे ये एंटी नोड हो और ये एंटी नोड हो? कहना है बीच में एक पूरा लूप बना दो यार, ऐसा है ना। सिमिलर कहानी रिपीटेशन चलेगा कि तुम्हें 2-3 में दिख जाएगा। ये बनेगा, कहना से ये λ/4 एंटी नोड और नोड के बीच का, λ/2 और फिर से λ/4। तो कहना से एल की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा के बराबर, है ना। ये प्लस ये मिला के λ/2 और ये λ/2। तो कहना से हमारे पास एफ क्या आ गया, v बाय लैम्डा विच इज v बाय एल। इसको हमने बोला f2। इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले में जिस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे वो वाले हमारा ये वाला हार्मोनिक हो जाता है। तो फंडामेंटल फर्स्ट वाले को बोला था, सेम चीज यहां, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक। और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, है ना। पहले वाले को छोड़ के उसके बाद ओवरटोन कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो कहने से इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। यार कोई चीज एक समझ में आई, दिखी, चमकी की, क्या बोलना चाह रहा हूं। पहला वाला फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है v/2l, सेकंड फॉर्मूला आ रहा है 2v/2l। याद आ रही है कहानी। फिर हमने स्ट्रिंग वाले में बहुत डिटेल में कहते हैं, यहाँ पे आई थिंक यहीं से ये खत्म कर सकते हैं। तीसरा बनाएंगे, तुम्हें इमेजिन हो रहा है, नहीं बनाऊं, पक्का डायरेक्टली nth लिख दूं, है ना। तो nth वाले में सीधे क्या आएगा फॉर्मूला, nv/2l। सो ये ऐसे बिहेव करता है जैसे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड हो। अगेन दोनों चीजें अलग अलग मत याद करो, रिलेट कर लो, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, सो दैट फॉर्मूले वुड लुक लाइक सेम। तो कहने से वो nv/2l होगा, मतलब यहां पर क्या है, ये nth हार्मोनिक है। अच्छा, ये v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, जो अंडर रूट ऑफ b/रो थी, b को हमने बोला था आइसोथर्मल लैप्लास करेक्शन वाला, है ना, अंडर रूट ऑफ गामा p/रो या अंडर रूट ऑफ गामा RT/m वाला। पक्का समझ मेरी कहानी, श्योर। तो यार वो वही कहानी है, वही फॉर्मूला है, सारी चीजें सेम है। प्लीज डोंट अलग अलग, बस यहां पर वही चीज हम साउंड के लिए बात कर रहे हैं, वो जो हमने बातें करी थी वो हमने स्ट्रिंग के लिए करी थी। श्योर, सेम उल्टा वाला फॉर्मूला क्लोज में आ जाता है, जल्दी से लिख लो। इफ यू वांट तो यार एक तीसरा और बना लो, मुझे लग रहा है यार वो सेम ही कहानी है, अगर आई डोंट नो बना पाओगे, मतलब जरूरत है नहीं वैसे, अगर समझ में आ गया। तीसरे वाले में 2 लूप बीच में पूरे पूरे बन जाएंगे, है ना, तो है ना, पक्का देख लो अच्छा तुम्हें, जस्ट इन केस। ओके, बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सही है,
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में पहला वाला कैसा दिखेगा, क्लोज्ड, बहुत आसान, मतलब प्रॉब्लम वाइज ऑल्सो इज द सिमिलर कहानी। वहां पे थोड़ा सा पहली बार समझने में अजीब सा लगता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, हमने क्या बोला, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक एंड पे क्लोज है, पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों बना लेते हैं सो दैट वो याद हो जाए। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेव कैसी दिखेगी, क्या बोला है हमने, जहां पे क्लोज्ड है वहां पे पार्टिकल मूव नहीं हो रहे हैं तो वो नोड बनाना है और ये बनाना है एंटी नोड, राइट। कैसा बनेगा, यहां पे एंटी नोड बना दो और यहां नोड बना दो, कैसे ये दिखेगा, या इसी के करस्पॉन्डिंग इसकी जो प्रेशर वेव होगी उल्टा काम कर दो, यहां पर ये है तो कहने से इसका एंटी नोड बनेगा, इसका नोड बनेगा, तो कहने से उल्टा दिख जाएगा, बस यही होगा। कहने से इन बोथ केसेस दो कंटिन्यूअस नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, कहने से L इज इक्वल टू नोड और एंटी नोड लैम्डा बाई 4। दिख गया वो कहानी की क्या होने वाला है, चमक रहा है, ये आएगा पहला वाला F V बाय लैम्डा, तो V बाई 4L, कौन सी, फर्स्ट वन। क्या नामकरण है, फिर से पुराना वाला, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी वापस से फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, सही है, पक्का। सेकंड वाला क्या होगा, हाँ एक और देख लो फिर लिख लेना बस, केवल ये वाला, ये वाला, ये वाला। सेकंड, अगेन आई एम नॉट मेकिंग नाउ बोथ, आई एम ओनली मेकिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। वापस से क्या करना है, यहाँ पे नोड बनाना है, यहाँ पे एंटी नोड बनाना है एंड नेक्स्ट वन है, तो कहने से एक पूरा लूप बन जाएगा, यहाँ पे आधा लूप बना इनडायरेक्टली, तो एक पूरा लूप बना दो और एक आधा बना दो यहाँ पे नोड, सही है। क्या होगा, ये L है इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 मिलाकर हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, ये आएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा वापस से 4L बाई 3, F क्या हो जाएगा V बाय लैम्डा बाई 4L और यहाँ 3, चमक गया, दिख रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर रिजल्ट आ गया। इसको क्या बोलेंगे, उसमें इसमें किस चीज किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट वुड बी इट्स अ हार्मोनिक। तो अब यहाँ पे सेकंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे सीधे आएगा थर्ड हार्मोनिक, बट थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, उससे लेना देना नहीं है, सीधे सीधे ये आएगा। बनाने की जरूरत है कि तीसरा ये याद आ गया है, V बाई 4L, 3V बाई 4L, अगला 5 आएगा, फिर वाली कहानी। nth का फॉर्मूला क्या बना था इस केस में, तो दो चीजें थी, हमने बोला था या तो 2n प्लस 1 V बाई 4L बोलेंगे या -1, दोनों में अंतर क्या था, माइनस में 1 से चालू होगा और प्लस 1 लिखेंगे तो 0 से चालू होगा, तो व्हाटएवर ये, तो टू बी ऑनेस्ट है वो nth पे जाते ही नहीं है, वो थर्ड पे रुक जाएंगे, सेकंड फिफ्थ ऐसे रुक जाएंगे। मेरे को तो वैसे ही याद आता है 1 मतलब V बाई 4L 3 5 7 9, इससे ज्यादा पहुंचते ही नहीं है ना। तो तुम बस ये याद रखना कि वो 0 वाला प्लस 1 है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है या उससे, वहां पर मैंने प्लस लिखा था माइनस लिखा था उधर पे, अरे जो भी लिखा था वही लिख लो यार, क्या लिखा था जो भी, प्लस लिखा था 2n, अगर मैं प्लस लिख रहा हूं तो फिर n 0 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो nth वाली कहानी में अगर हमने प्लस लिखा है तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन, सही है, पक्का। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज रिमेंबर प्रेशर वेव मेन जो चीज याद रखनी है कि एक तो उल्टे डायग्राम है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बिहेव करता है स्ट्रिंग फिक्स फ्री एट वन एंड, ओपन ऑर्गन पाइप बिहेव करता है फिक्स्ड एट बोथ एंड, है ना, फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में वो सारी चीजें वैसे ही काम करती हैं। आए प्रॉब्लम स्टार्ट करें अब, समझ में आ रहा है ना कि कुछ नया नहीं है, जस्ट कहने के तरीके अलग हो गए हैं, चीज थोड़ी सी अलग हो गई है। ये मैं दो छोटू छोटू डायग्राम बस यार, कि पहले खुला हुआ था फिर हमने इसको 1/4 वाटर में डाला, मैं डायग्राम बना रहा हूं बस तुम्हारे लिए भी, 1/4 वाटर में डाल दिया है। इसकी फंडामेंटल 600 दी गई है, इसकी फंडामेंटल पूछी है, छोटा सा पार्ट है यार वैसे तो। हिंट इज नो, क्या गड़बड़ कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ, यस दिस इज राइट।
हाँ यार ये लिखा है, ये सही है। अच्छा, जैसे हमने पानी में डाला तो उसका एक एंड बंद कर दिया ना, टाइप ढक्कन बंद हो गया ना, ऐसा बिहेव कर रहा है ना वो। जब खुला है अभी पानी में डाला मतलब एक एंड काइंड ऑफ क्लोज हो गया ना, क्योंकि हम अब फिर पार्टिकल पानी हो या सॉलिड चीज हो तो हम मूव नहीं होने दे रहे। तो हिंट यही है, नो। अबे कैसे गलत हो रहा है ये डायग्राम? समझ में आ रहा है क्या बनाया है? अच्छा यार कुछ है नहीं, मतलब अगर ओपन ऑर्गन पाइप था तो ये पूरी पूरी लेंथ थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की V/2L होती है, वो नंबर दिया है 600। क्या पूछा गया है वो देख लो। अगर हमने 1/4 पानी में डाला तो दो चीजें चेंज हुई। क्या? एक तो जहां पर हमारी स्टैंडिंग वेव बनेगी वो लेंथ हो गई एक तो 3L/4, और जो ओपन ऑर्गन पाइप था पानी में डालने पर दिस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ क्लोज एंड। तो अब हमारा ये क्लोज एंड हो गया है। तो क्लोज एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट वन V/4L। बट अब L का काम क्या कर रहा है? ये हमसे F' पूछा गया इनडायरेक्टली। गायब गायब। V/L की वैल्यू यहां से आ रही है 1200। V/L की वैल्यू 1200 डालेंगे अगर, है ना, तो 1200/3। पूछो पूछो, मतलब है कुछ नहीं उसमें बहुत ज्यादा ऐसा। आइडिया समझ में आ रहा है पक्का? मतलब ऑर्गन पाइप में सिमिलर प्रॉब्लम बनेंगे बट कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है? श्योर पक्का? मैं बहुत प्रॉब्लम इस पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो सिमिलर स्टोरी, तो मैं आइडिया समझ में आ गया, जस्ट हैव टू रिपीट द कहानी। श्योर? बढ़िया आगे पक्का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देखा गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंड करेक्शन। तो पहले नाम सुन लो कि क्या है, पहले मैं एक डेफिनेशन लिखाता हूँ, पहले चीज समझ लो क्या है। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। इसको छोटू ई से डिनोट करते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट कि अगेन ये एक्सपेरिमेंटल है सारी कहानी, कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट भी छोटा सा आइडिया बताता हूँ। एंड करेक्शन बोला क्या गया कि जब भी कोई भी टाइप का पाइप होता है, चाहे वो ओपन ऑर्गन पाइप हो या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो, कि देखा गया कि अगर जहां पर ओपन ऑर्गन पाइप है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा था, सॉरी जहां पे ओपन एंड था डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा था, तो देखा गया कि डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड एग्जैक्टली एट द एंड नहीं बनता है बल्कि थोड़ा सा आगे बनता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेव के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि यहां पर हमारे पास फिक्स एंड है तो नोड बनना चाहिए था, और हल्का सा जो एंटी नोड बनना चाहिए था वो बिल्कुल ही एंड पे बनना चाहिए था, बट इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट जो एंटी नोड बनता है वो कुछ थोड़ा सा आगे बनता है वेयर एवर देयर इज एन ओपन एंड। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि वो थोड़ा सा आगे बन रहा है। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने फंडामेंटल वेव बनाई तो हमने बोला यार ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4, और हमने उस चीज को डायरेक्टली लिख दिया L पहले लिख दिया था L इज इक्वल टू λ/4। अब क्या हो रहा है, इस छोटी सी चीज को हम बोलते हैं E, तो ये L है ये E, तो अब हमारे पास इक्वेशन बनती है L प्लस E इज इक्वल टू λ/4। अगर फंडामेंटल वाली कहानी है, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो दोनों एंड पे ओपन है, तो फिर से क्या देखा गया, जब जब ओपन ऑर्गन पाइप हो, जब जब ओपन एंड पे वेव बन रही होगी तो उसका एंटी नोड थोड़ा सा आगे बनता है, और वो जो थोड़ी सी आगे वाली जगह है उसको हम बोलते हैं E। तो इस केस में अगर मैं ये बना रहा हूं तो यहां पर आएगा L प्लस 2E इज इक्वल टू λ/2। ये समझ में आ रही कहानी पक्का? ये ऑब्जर्वेशन है। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, ये करा गया वो करा गया, तो फिर पता लगा जो E की वैल्यू आती है वो 0.6 R के बराबर आती है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये सब एक्सपेरिमेंट से पता लगा है। अगली वाली चीज जो बताने वाला हूँ वो एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ कि कैसे पता करते हैं, कैसे पता करा, फिर वो 0.6 R के बराबर। तो एंड करेक्शन जब भी वर्ड आ रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि R की वैल्यू बहुत छोटी होती है, प्राइमरली बहुत सारे प्रॉब्लम में 90% प्रॉब्लम 95% में R की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो एंड करेक्शन बहुत छोटू होता है, तो प्रैक्टिकली हम लेंथ के रिस्पेक्ट में उसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं इफ नथिंग इज गिवन। बट अगर स्पेसिफिकली वो चाहते हैं कि भाई तुम एंड करेक्शन कंसीडर करो, तो कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा लिखा होगा वेयर दे वांट यू टू यूज एंड करेक्शन थिंग। पक्का? तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द हेडिंग एज एंड करेक्शन। छोटू इसे डिनोट करते हैं, एंड एक चीज लिखो, इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट
it is being observed that pressure node ब्रैकेट में लिख लो और डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, प्रेशर नोड और डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड is not formed exactly at the end of the organ pipe, is not formed exactly at the end of organ pipe, but is formed at a small distance from the end, this small distance is called as end correction. This small distance is called as end correction. This small distance is called as end correction. ठीक है, उसके बाद ये लिख लो फॉर्मूला। कई बार ई की वैल्यू डायरेक्टली दे देते हैं। अगर उन्होंने रेडियस ऑफ द ट्यूब दे दिया तो तुम समझ जाओ दे वांट यू टू यूज एंड करेक्शन, है ना। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली पता करा गया है, कोई प्रूफ जैसा है नहीं। एक्सपेरिमेंटली, दिस इज प्रूवन एक्सपेरिमेंटली। E इज इक्वल टू 0.6R होता है। कई बार डायमीटर देंगे तो वो डायमीटर के फॉर्म में 0.3D लिख देते हैं उसको, है ना। ठीक है ना, ये सब क्या लिखा है ना। तो E इज इक्वल टू 0.6R है। अब ये दोनों डायग्राम बना लो सो दैट कि ये याद रहे कि जब भी एंड करेक्शन आ रहा है, जो भी हमारे पास वेव बन रही है वो एनी टाइप ऑफ वेव, अगर वो क्लोज है तो उसमें L प्लस E करना है इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग नंबर λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 जो भी आ रहा है। अगर ओपन है तो फिर L प्लस 2 इज इक्वल टू λ/2, λ, 3 λ/2 जो भी हमारा पुरानी वाली कहानी कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें दो चीज समझते हैं कि हमें ये निकाला कैसे जाता है। उसके लिए दो वर्ड समझते हैं पहले क्विकली कि एंड करेक्शन का एक तरीका होता है निकालने का और उसका एक फॉर्मूला ही बना दिया गया है। तो पहली चीज कि यार जब दो चीजें रेजोनेंस में आती है, जब एक वर्ड यूज होता है रेजोनेंस, मतलब जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी साथ में मिलती हैं, है ना, तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है। बहुत लार्ज मतलब प्रैक्टिकली व्हेनेवर टू फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली मैचेस टुगेदर, तो हम बोलते हैं ये दोनों एक साथ रेजोनेंस में हैं। टू थिंग्स आर इन रेजोनेंस का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच हो रही है। इन जनरल वर्ड इज दिस। और जब दो चीजें रेजोनेंस में होती हैं तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। मतलब इसका बहुत प्राइम एग्जांपल मतलब बहुत सारी जगह पे आता है ये, जैसे जब आर्मी वाले लोग ना ब्रिज क्रॉस करते हैं, है ना, नॉर्मली व्हेन दे क्रॉस द ब्रिज, तो वो मार्च जब करते हैं तो बिल्कुल खटखट बिल्कुल ऑन द बीट करते हैं वो। ठीक है, जब वो ब्रिज क्रॉस करते हैं तो एक्चुअली वो नॉर्मली चलने लगते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली अगर वहां पे करेंगे सबकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो ऐसा देखा गया कि ब्रिज भी टूट जाता है ना। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली अगर मैच होती है, दो ही चीजों की होती है तो भी सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है। कि तुम एक ट्यूनिंग फोक बजाओ, अगर दूसरा ट्यूनिंग फोक अगर सेम फ्रीक्वेंसी का साथ में बजाओगे तो इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं होता है आई प्लस आई, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है अगर दो चीजें सेम है। तो अभी यहाँ पे सेम चीज हम करने वाले हैं। इस सेटअप को बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। तो स्टैंडिंग वेव बनती कैसे, तो जब भी ये लिखा जाएगा दीज आर इन रेजोनेंस, तो मतलब हम दो चीजों को मिनिमम रेजोनेंस में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो देयर इज अ वे टू फाइंड आउट एंड करेक्शन। ये कहानी लिख ली है पक्का, बहुत छोटे छोटे से पार्ट है, वो फॉर्मूले के फॉर्म में खत्म करते हैं। तो अब आइडिया क्या है, तो देयर इज अ apparatus कॉल्ड एज रेजोनेंस ट्यूब, उसको बोले ही जाता है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब का मल्टीपल यूज केस है, बट एक प्राइमरी यूज केस है टू फाइंड एंड करेक्शन, कि अगर मुझे किसी एक चीज का एंड करेक्शन पता करना है तो वो कैसे निकाला जाता है, उसका मतलब समझना ध्यान से। तो इसमें दो टाइप के सेटअप होते हैं। क्या, एक सिंपल, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल ट्यूब जैसी चीज है। ये एक ट्यूब है हमारे पास, उस ट्यूब में यहाँ पे नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 ऐसे 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 ऐसा, कि हम जितनी जगह पे वो कर रहे हैं, हम स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, हम उसको मैच करा पाए। तो करना क्या है, तो वन ऑफ द वे टू डू इज कि इसको हमने पहले पूरा पानी से भर दिया, किसी एक चीज को पानी से पूरा भर दिया। और यहाँ पर ना एक छोटा सा ऐसे होल जैसा होता है कि अगर मुझे टैप लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये पूरा भरा हुआ है तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बाहर से एक ट्यूनिंग फोक लाए, इस पानी को हमने धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करा, धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। जिस जगह पे वो ट्यूनिंग फोक हमारा इस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, तो जैसे जैसे हम पानी निकालेंगे कुछ नहीं होगा,
अच्छा पानी निकालना है तो एक एंड ओपन है, एक एंड हमारा क्लोज बिहेव कर रहा है, जो अभी हमने पानी वाला एग्जांपल लिया। तो कहना है दिस इज बिहेविंग लाइक अ क्लोज्ड एंड। तो पहली वेव कब बनेगी इसमें, जब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये आए कुछ हम पानी निकाला, इस जगह पर मैं आया और मैंने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी विद द ट्यूनिंग फोर्क मैच हो रही है, तो कहने से वो फर्स्ट वेव विल लुक लाइक कुछ ऐसा। ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाली। यहां पे तो नोड बनाना है क्योंकि क्लोज्ड एंड जैसा बिहेव कर रहा है, यहां एंटी नोड बनाना ही बनाना है। हम क्या करते हैं, इस लेंथ को मेजर करते हैं, इसको बोल रहा हूं मैं L1, जहां पर ओपन एंड है। कहने से हमने वहां पे देखा है कि वेव थोड़ा सा आगे बनती है, हम मेजर ही वही कर रहे हैं तो हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे, ऑब्वियसली हमें ई ही निकालना है। तो कहने से यहां पे हमारी पहली इक्वेशन क्या आएगी, L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ये समझ में आ रहा है। फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने हल्का सा पानी निकाला, अब वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा, फिर से निकालते गए निकालते गए निकालते गए। कहने से अगली बार ये कब मैच करेगा, जब कुछ फिर से सॉरी अब जब फिर से कैसा दिखेगा वो, ये है। कहने से निकालते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं, कहने से एक फिर से कुछ एक ऐसी जगह आएगी जहां पर फिर से वेव बन रही होगी। कहने से अगली वेव क्या बनेगी, यहां पे एंटी नोड, यहां पर नोड, तो बहुत छोटा बना दिया। कहने से कुछ ऐसा बनेगा, फिर से ओपन एंड है, फिर से कुछ हल्का सा ऊपर होगा, ये हल्का सा स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अगेन ई। यहां से यहां तक की लेंथ हमने यहां पे नंबरिंग करी हुई है, ये हमारे पास L2 आ जाएगा। कहने से सेकंड सिचुएशन में, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड सिचुएशन में क्या बनेगा, L2 प्लस ई बराबर लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये बनेगा 3 लैम्डा बाई 4। ये भी चलेगा, पक्का समझना ध्यान से। V इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, V होता है एफ लैम्डा। V किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी, जहां पे साउंड ट्रैवल कर रहा है। कहने से दोनों जगह पर एयर है, तो V दोनों के लिए सेम होगा। हम सेम ट्यूनिंग फोर्क से यहां पे वो कर रहे हैं, सेम ट्यूनिंग फोर्क से यहां कर रहे हैं, सच दैट इट इज इन रेजोनेंस। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जो ये वेव बन रही है अंदर, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो अगर V मीडियम के चक्कर में सेम है, F सोर्स के चक्कर में सेम है, तो कहने से लैम्डा सेम होगा। मतलब यहां पे जो लैम्डा और यहां पे जो लैम्डा है, कहने से वो सेम होगा। इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा इक्वेट कर रहा हूं बस। तो अब कर क्या रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा क्या करना है, लैम्डा करना है ना। हाँ मतलब लैम्डा बाई 4 को यहां चिपका दे रहा हूं। हाँ एक ही बात है। मतलब सो L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये है ना, L1 प्लस ई। L1 प्लस ई हमें निकालना है E, ये L लग रहा है, E है ना। क्या करें, यहां पर आएगा 3E, 2E आएगा L2 माइनस 3L1 ना, तो E आएगा L2 माइनस 3L1 बाई 2। यार देखो मुझे याद नहीं, यार तुम्हें याद करना है, लेकिन एक्चुअली तो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है एज फॉर्मूला के फॉर्म में, कि अगर हमारे पास ये कहानी पूरी एज अ प्रॉब्लम लिखी होगी और बोलेंगे पहली बार उसका रेजोनेंस हो रहा है इस लेंथ पे, दूसरी बार रेजोनेंस हो रहा है इस लेंथ पे, बताओ इनका करेक्शन क्या होगा। तो ऐसा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बट कहानी समझनी पड़ेगी रेजोनेंस ट्यूब क्या है। तो रेजोनेंस ट्यूब कहीं कहीं पे और आता है। रेजोनेंस ट्यूब इज नथिंग बट कि एक सिंपल ऑर्गन पाइप है, जिसमें हम लेंथ ऑफ द पाइप वेरी कर रहे हैं। कैसे, या तो पानी डाल के या फिर पानी निकाल के। पक्का समझ में आ रही है सारी कहानी, है ना। तो बस नाम याद रखना है, तो रेजोनेंस ट्यूब क्या है और वो सब कहानी, इफ यू कैन रिमेंबर इट बी बेटर। मतलब ये में तो क्या, मतलब CTT में, लेकिन ये फॉर्मूले के फॉर्म में पूछते हैं L2 माइनस 3L1 बाई बेट। तो इफ क्या याद ही कर लो, मतलब बेटर ही है। यस बट निकाल, हाँ फिर हाँ। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करें और क्या देखा गया, ये जो नंबर आ रहा है बार बार, somehow this number is coming out to be 0.6 आ रहा है, ऐसा हो रहा था। L2 L1 तो हमें पता लग गया ना, अगर मेरे पास ट्यूब है और उसमें 0 1 2 3 4 अगर नंबरिंग हो रखी है ना, ऐसी वाली नंबरिंग हो रखी है, तो मुझे वो तो पता ही लग जाएगा ना कि किस जगह पे हो रहा है ना। भाई मैं बोलूँ कि एक्सपेरिमेंटली क्या करा गया था ओरिजिनली, कि ये करा, उससे ये आया, और फिर देखा कि उसकी बार बार ये जो बार बार नंबर आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये समहाउ 0.6 आ रहा है। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर सिलिंड्रिकल ट्यूब, बाकियों के लिए कुछ और आ सकता है ना, बट समहाउ वो सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ते नहीं है, हमारे लिए वो सिलिंड्रिकल ट्यूब ही आती है। मैं बोला कि ये 2-4% प्रॉब्लम अगर यही पूछेंगे तो आएंगे, अदरवाइज प्राइमरली तो इसको निग्लेक्ट ही करते हैं हमेशा, क्योंकि वो आर बहुत छोटा होता है कंपेयर टू लेंथ, तो वो प्रैक्टिकली हम 0 ही मान लेते हैं। तो पहले कहानी सुन लो कि क्या है। सो नेम इज डॉपलर, तो साइंटिस्ट का नाम है
डॉपलर्स इफेक्ट। तो आइडिया क्या है, इट इज अ रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, तो अभी क्या होता है कि हमारे पास एक दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक होता है ऑब्जर्वर जो उसको सुन रहा होता है। जो ऑब्जर्वर साउंड प्रोड्यूस करता है वही ऑब्जर्वर उसको सुन रहा होता है। कि तो हमने जो नॉर्मली बात करी कि इफ आई एम स्पीकिंग विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे कानों तक आवाज जा रही है, वो तुम सेम फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो। क्या देखा गया कि व्हेनेवर ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव्स रिलेटिव टू ईच अदर, है ना, वो ऑब्जर्वर मूव कर सकता है, सोर्स मूव कर सकता है, उसकी तरफ मूव कर सकता है, अवे मूव कर सकता है। द रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसीज heard by the observer when source or observer moves relative to each other. This change in frequency is called as apparent frequency, और उसको हमें पढ़ना है। सो आइडिया क्या है कि हमने जो अभी तक पढ़ा था कि हमने बोला था कि यार एक सोर्स है, उसने साउंड प्रोड्यूस करी और वही इंसान सुन रहा है। इसमें हमने कुछ कुछ बातें करी थी, बट क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, मैं छोटा सा डेरिवेशन बता रहा हूँ, बट इवेंचुअली तुम्हें समझना है फॉर्मूले क्या क्या है या कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन जैसे लिख लो डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में क्विकली। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द चेंज इन फ्रीक्वेंसी heard the change in frequency heard when a source or an observer, the change in frequency heard when a source or observer move with respect to each other is called as Doppler effect. Move with respect to each other is called as Doppler effect. यार मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें पहली क्लास में ऐसा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का डेरिवेशन जैसा बताया है क्या, कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला आता कहाँ से है? मतलब v तो स्पीड ऑफ साउंड हो गई या व्हाटएवर जो मीडियम वेव, लैम्डा क्या होता है, मतलब डिफाइन कैसे करा गया है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आता कहाँ से, फॉर्मूला कैसे बनता है, या उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताया है कि नहीं? एक बार छोटी सी चीज, तब डेरिवेशन समझ में आएगा। बताया है? अबे हर चीज ना मत बोला करो ना, पहली क्लास में यार बताया होगा लैम्डा वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वर्ड डेफिनेशन वाइज सब पेज पर कोई एक। अरे वो वाली कॉपी तो हमने बेच दी थी ना जिसमें स्ट्रिंग वेव पढ़ा था। हाँ तो क्या था वो? हाँ मतलब यही सब, क्या बोल? टाइम में कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो मतलब कौन से टाइम में? टाइम पीरियड। ओके बस यही भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कि मेरे पास एक सोर्स है, उसने एक वेव प्रोड्यूस, एक पल्स प्रोड्यूस करी और वो पल्स आगे जा रही है कंटिन्यूअसली। कितनी स्पीड से? किसकी प्रॉपर्टी है? साउंड के केस में मीडियम की, रस्सी के केस में रस्सी की। कितनी स्पीड से जा रही है? एक पल्स ये क्रिएट करी, लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पर। कहना से दूसरी पल्स अगर मैंने t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे, है ना, तो यही वाली तो बात करी। एक पल्स की, रुका, दूसरी पल्स करी, रुका। कहना से दो कंटिन्यूअस पल्स के बीच में जो टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब अगर मैंने अगली पल्स t इज इक्वल टू कैपिटल T पर क्रिएट करी तो कहना से उतनी देर में ये वेव आगे जाएगी, है ना, और मैंने अगली पल्स क्रिएट करी ये, तब तक ये वेव आगे जा चुकी होगी, ये वाली वेव यहाँ पहुंचेगी। ऐसे कुछ हो रहा होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज लैम्डा। तो डिस्टेंस हमारे पास ये लैम्डा है, तो लैम्डा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये था। फिर हमने टाइम को कैसे डिफाइन करा था, समझना है से एफ नॉट। अब मैं ये वर्ड, जब भी मैं नॉट वर्ड यूज कर रहा हूं, अब मैं यूज करूंगा कि जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, क्योंकि अब हम फ्रीक्वेंसी का चेंज पूछ रहे हैं तो हम वहां पे एफ एपरेंट वर्ड यूज करते हैं। एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द सोर्स और ऑब्जर्वर, सॉरी बाय द ऑब्जर्वर व्हेन सोर्स और ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। तो यहां पर ये आया, फिर हम एफ को लिखते हैं 1 बाय दिस थिंग। अच्छा मैं सारे वर्ड नॉट यूज कर रहा हूं फॉर द ओरिजिनल वन, कि अगर ना सोर्स मूव हो रहा है ना ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, तो जो वेव ट्रैवल कर रही है इन वन टाइम पीरियड उसको लैम्डा नॉट बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड को वी बोल रहा हूं। तो कहने से यहां पर ये आएगा, एफ को अपन, सॉरी टी को अपन हम लिख सकते हैं 1 बाय एफ नॉट। तो फॉर्मूला यहाँ पे बना था ऐसा, बट क्योंकि हमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फॉर्म में याद कराया जाता है तो हमने ये याद किया था। ये समझ में आ रहा है पक्का? अगर नहीं लिखा है तो एक मिनट साइड में लिखना है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें, अगर बाद में देखते हैं, एक बार
पर एक बार समझ लो पहला वाला, पहले मूव कराते हैं। अच्छा, तो हमने क्या बोला है, वेव एक जब पहली पल्स क्रिएट करी, उसके बाद जब दूसरी पल्स क्रिएट हो रही है, तो दो पल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ही हम लैम्डा बोल रहे हैं। पक्का? अब समझना, पहला वाला केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। प्लीज अभी कुछ मत लिखना, पहले सुन लो। व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, नहीं ऑब्जर्वर ज्यादा अच्छा नहीं, पहले क्या मूव करें, पहले सोर्स मूव कराएं। चलो अच्छा, दोनों केसेस है, फिर हमें दोनों को कंबाइन करना है। सो फर्स्ट केस इज व्हेन सोर्स इज मूविंग और ऑब्जर्वर हमारा रुका हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम समझना क्या बना रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पर सोर्स ने एक वेव प्रोड्यूस करी, यहां पर लेट्स से हमारा एक ऑब्जर्वर है यहां पर, ठीक है। ये हमारी पूरी, ये है ऑब्जर्वर यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास मैं क्या क्या सिंबल यूज कर रहा हूं, पहला सिंबल मैं यूज कर रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड के लिए, आई एम यूजिंग अ सिंबल v। तो जब भी मैं v लिख रहा हूं, राइटिंग फॉर स्पीड ऑफ साउंड। जब भी मैं सिंबल यूज करूंगा vo और यूज कर रहा हूं कि ऑब्जर्वर की स्पीड के लिए, vs यूज कर रहा हूं साउंड के लिए, नहीं सोर्स की स्पीड के लिए। तो नॉर्मल जब मैं v लिख रहा हूं तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए यूज कर रहा हूं। सो लेट्स से कहने से ये जो पल्स है, ये हमारी पल्स कितने स्पीड से मूव करेगी, v स्पीड से। ये साउंड की एक आवाज है, ठीक है, या रस्सी की एक आवाज है, वो सारी चीजें सेम है। यहां पे जो सोर्स है, सोर्स हमारा मूव कर रहा है vs से, ठीक है, पक्का। t इज इक्वल टू 0 पे उसने एक पल्स क्रिएट करी, ये पल्स आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। t इज इक्वल टू t टाइम की बात करते हैं। अब समझना क्या होगा, ये पल्स कुछ यहां पहुंच गई है, लेट्स से ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये पल्स यहां पहुंच गई। अब नाउ तो यहां से यहां तक अगर वो v स्पीड से चल रही है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, v इंटू कैपिटल T, ये सही। बट यार समहाउ उतने टाइम में, क्योंकि सोर्स अभी रुका हुआ नहीं है, यहां पे सोर्स रुका हुआ था तो यहां पे ही सोर्स था, ये सोर्स था, तो ये यहीं का यहीं पड़ा था। कहने से अगर वो vs स्पीड से खुद चल रहा है तो कहने से t टाइम में वो कुछ आगे पहुंच चुका होगा। फील द आइडिया समझना, ये हमारा अगर ओरिजिन है, उतनी देर में ये सोर्स अब यहां नहीं रहा क्योंकि वो खुद किसी सर्टेन स्पीड से चल रहा था, तो कहने से वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगली पल्स जब वो क्रिएट कर रहा है तब तक ये सोर्स यहां आ चुका है। प्लीज ध्यान से समझना कि हमने मैंने एक पल्स क्रिएट करी, ठीक है। अगर मैं रुका हुआ था तो कंटिन्यूअसली हमारे पास वही पल्स ऑब्जर्वर को फील हो रहा था कि एक पल्स आई फिर दूसरी पल्स आई। समहाउ जब दूसरी पल्स क्रिएट करी, उतनी देर में मैं अगर आगे चल गया तो कहने से दो पल्स के बीच की डिस्टेंस जो पहले ज्यादा थी अब वो समहाउ थोड़ी सी कम हो गई है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं सोर्स, हाँ, तो सोर्स कितना मूव करेगा, वो अगर कांस्टेंट स्पीड vs से चल रहा है तो वो vs इंटू टी चलेगा। तो अब हमारे पास जो ये वाला जो दो पल्स के बीच की डिस्टेंस है, कहने से वो चेंज हो गई है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा एपरेंट। समझना ध्यान से, तो इस केस में हमारा लैम्डा लैम्डा नहीं रहा, वो लैम्डा एपरेंट हो गया है। तो वो लैम्डा एपरेंट क्या हो गया, क्या हम ये बोल सकते हैं वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई है, विच इज दिस माइनस दिस, चलेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इट इज vt माइनस vs t जैसा कुछ हो गया है। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, भाई मेरे पास तो वेव v स्पीड से ही आ रही है। ऑब्जर्वर को क्या मतलब है ना, जो इस ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ है तो कहने से ऑब्जर्वर को लग यही रहा है कि मेरे पास स्पीड वेव जो आ रही है वो v स्पीड से ही आ रही है। पक्का v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाने की वो कोशिश करेगा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये किसके लिए लगा रहा हूं मैं, ऑब्जर्वर के लिए। यहां पे v वेव जो आ रही है उसके पास v स्पीड से आ रही है, बट यहां पे ये लैम्डा हमारा चेंज हो चुका है। तो अगर ये लैम्डा चेंज हो गया है तो कहने से इसको भी चेंज होना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, तभी हमारा v रहेगा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर हमारा v सेम है, लैम्डा अगर हमारा चेंज हो चुका है तो कहने से हमारे पास ये रहेगा। तो हमें निकालना है एफ एपरेंट। तो अगर मुझे एफ एपरेंट निकालना है नोन चीजों के टर्म्स में, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं एफ एपरेंट इज कमिंग आउट टू बी v बाय लैम्डा एपरेंट। लैम्डा एपरेंट को हम लिख सकते हैं, ये v कॉमन ले रहा हूं तो v माइनस स्पीड ऑफ द सोर्स इनटू समय कैपिटल T। क्या हम ये बोल सकते हैं, इसकी अगर सोर्स की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो अगर हमारे पास f0 है तो f0 इज इक्वल टू 1/t। इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है f0, तो जो यहां पर t है मेरे पास, t इज इक्वल टू तो 1/f0 होगा, क्योंकि वो तो उतने ही टाइम बाद, सोर्स को क्या मतलब कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, सोर्स तो अपनी कंटिन्यूअसली पल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहने से t की जगह लिख सकते हैं 1/f0।
पहला एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एफ एपरेंट इज v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। मैं सारे फॉर्मूले ना एक साथ एक इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा याद रखने का, बट पहले डेरिवेशन समझो कि क्या हो रहा है। हमारे पास v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ये अब कैसा वाला केस है कि अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं एज एन ऑब्जर्वर, अगर एक ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, हॉर्न बजा रही है, ट्रेन अगर मेरी तरफ आ रही है, तो ये वही वाला केस है। ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो जो मुझे फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑफ द हॉर्न, वो मुझे ज्यादा सुनाई देती है। कैसे ज्यादा, देखो ध्यान से, अगर वीएस की वैल्यू 0 होती, अगर ट्रेन रुकी हुई होती, तो वी और वी कटता, तो हमें वही सुनाई देता जो ट्रेन के हॉर्न की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अगर ट्रेन मेरी तरफ आ रही है ना, तो मुझे ज्यादा सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, मेरी फ्रीक्वेंसी विल बी हायर। डिनोमिनेटर तुमने छोटू कर दिया, तो कहने से ये जो नंबर है, ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी अपरेंट, ये सब भी याद कराऊंगा, वो एफ नॉट से ज्यादा है। सो याद कैसे रखना है, प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हो, अगर ट्रेन तुम्हारी तरफ आ रही है, तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है। ये समझ में आ रहा है, पक्का फील समझ में आ रहा है। अगर सेम कार्यक्रम होता, अगर ये पीछे चल रहा होता, अगर ये पीछे चल रहा हो, यार एक मिनट मैं बताता हूं कैसे लिखने में, पहले भी सुन लो लास्ट चीज। अगर हमारे पास ये सोर्स होता, अब मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, बस केवल सुन लो बस कहानी। ये होता, पहली पल्स क्रिएट करता, यहां ऑब्जर्वर होता। अगर ये सोर्स वीएस स्पीड से पीछे चल रहा होता, भाई मैं अगर ऐसे चल रहा हूं, इंसान पीछे खड़ा है, वेव साउंड वेव तो ऐसे ही चलेगी, तुम चाहे पीछे जाओ आगे जाओ, है ना। तो अगर मैं पीछे चल रहा होता, यही सेम कार्यक्रम होता। अभी ये वीएसटी पीछे आता, वीएसटी पीछे आता, यहां पर प्लस होता, पक्का यहां प्लस होता तो यहां प्लस आता। कहने से सेम कहानी में स्पीड ये होती, तो हमारे पास एफ एपरेंट इस केस में क्या आता, अब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। कहने से ये v प्लस वी एस बन जाता इंटू एफ नॉट। ये समझ में आ रहा है, मतलब अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स उसकी तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा केस हुआ कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ट्रेन आई और निकल ली, तो ट्रेन जब इधर जा रही है, मतलब मेरे को क्रॉस कर चुकी है ट्रेन। ये ट्रेन बार बार इसलिए बोला कि यू कैन थोड़ा सा रिलेट द स्टोरी इन योर माइंड। ट्रेन निकल ली है, अभी ट्रेन हॉर्न अगर एफ नॉट उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो जो मुझे सुनाई देगा वो कुछ कम सुनाई देगा। मैं भी बताता हूं कि कैसे याद रखता हूं मैं अपने दिमाग में, बट इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा सा आइडिया समझ लो कि क्या हो रहा है। पक्का श्योर कहानी समझ में आई है। डेरिवेशन इज टू बी ऑनेस्ट वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस देन इट इज। मेंस लेवल तक फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई टेल यू कि कैसे प्रॉब्लम पूछे गए हैं या क्या हुआ है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम, तब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई इस केस में लैम्डा एपरेंट कुछ चेंज हुआ, इस चक्कर में सब स्टोरी हो रही है। श्योर अगर तुम्हें ये नहीं लिखा है या तुम्हें अगर ऐसा डाउट लग रहा है, तो फर्स्ट राइट डाउन दिस कहानी की लैम्डा डिफाइन कैसे करा गया था। जब हम ये नॉट लिख रहे हैं, तो ओरिजिनली अगर कोई कुछ नहीं मूव हो रहा है, देन हाउ द, तो पहले ये लिखना, देन राइट डाउन इन दिस ऑर्डर। ठीक है, ये हमने अगर पहली क्लास में लिखा होगा वैसे तो आइडियली, बट अगेन ठीक है। सो राइट डाउन दिस एंड देन राइट व्हेन सोर्स इज मूविंग की कैसे क्या क्या कहानी है। ओके, राइट डाउन व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। सेकंड इज व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। यार ये कंपैरेटिवली आसान चीज है कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो इसमें छोटा सा, मतलब कंसेप्चुअली फॉर्मूला सिमिलर टाइप का है। सोर्स t इज इक्वल टू 0 पर उसने एक पल्स, एक साउंड प्रोड्यूस करी, ये है ऑब्जर्वर। साउंड कितने स्पीड से चल रहा है हमारा, v स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड। नाउ लेट्स से ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग v नॉट स्पीड से। पहला सवाल है यार, अगर ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे इसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, पक्का। मतलब t इज इक्वल टू टी टाइम पर सोर्स ने एक और पल्स क्रिएट करी, इज्जत से ये पल्स यहां पहुंची, और बट अच्छा सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। हाँ, सपोज ये पल्स यहां पहुंची, बट ऑब्जर्वर जो यहां था, कहने से ऑब्जर्वर अब मूव हो गया। ये ऑब्जर्वर है, ये v नॉट स्पीड से मूव हो रहा है, और ये v स्पीड से साउंड आ रही है। फिजिक्स में एक बेसिक सी फंडामेंटल चीज पढ़ी है, कोई भी चीज मूव हो रही है वो कभी नहीं बोलेगी दैट आई एम मूविंग। ऑब्जर्वर विल ऑलवेज से आई एम एट रेस्ट। तो अब यहां पर क्या है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो लैम्डा एपरेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो भी लैम्डा पहले वाला था, कहने से वो लैम्डा हमारा नया वाला लैम्डा डैश अभी भी वो पुराने वाले लैम्डा नॉट के ही बराबर होगा, क्योंकि दो पल्स के बीच की डिस्टेंस अगर ये मूव हो रहा है तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, इसको तो सोर्स को उसने एक पल्स क्रिएट करी, वो टी टाइम तक रुका, उसने दूसरी पल्स क्रिएट करी, तो दो पल्स के बीच की जो डिस्टेंस है कहना से वो अभी भी पुराने वाला है। तो यहाँ पे लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है,
अब ये ऑब्जर्वर के पास जब जा रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग नाउ टूवर्ड्स, लेट्स से जो हमने केस लिया अभी टूवर्ड्स है, तो कहना है से ऑब्जर्वर अगर अपने आप को रेस्ट पे मानेगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसको ऐसा लगेगा दैट वेव हमारे पास v प्लस वी नॉट से आ रही है, बस खत्म हो गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v का काम करेगा v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू एफ, हमको निकालना है लैम्डा हमारा वही वाला है जो पहले वाला लैम्डा था, ये बोल सकते हैं, पक्का, खत्म। तो हमें याद क्या रखना है, एफ एपरेंट का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आता है v प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा नॉट, v इज इक्वल टू एफ नॉट, लैम्डा नॉट था ओरिजिनल वाला, तो हम लैम्डा नॉट की जगह वापस से लिख सकते हैं, सॉरी v बाय, क्या कुछ गड़बड़ लिख दिया, हाँ अपॉन आ रहा है ना, हाँ तो एफ एपरेंट इज दिस अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट की जगह वापस से लिख सकते हैं हम v बाय एफ नॉट। तो द फॉर्मूला दैट वी हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ, कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव हो रहा होता है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव हो रहा है और सोर्स स्टेशनरी है, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। तो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ केस, कि एक ट्रेन है विसल कर रही है, ऑब्जर्वर ट्रेन की तरफ मूव हो रहा है ना, ऑब्जर्वर इज गोइंग टूवर्ड्स, सो सोर्स रुका हुआ है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ट्रेन, आवाज वहीं से आ रही है सोर्स से, मैं अगर ट्रेन की तरफ भाग रहा हूं तो मुझे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ नॉट से। इसका सेकंड केस क्या हो सकता था, इसी का ही बी पार्ट, मतलब क्या हो सकता था, सोर्स यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, बट ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे, यहां पे हमने क्या किया, वो सोर्स की तरफ जा रहा है, साउंड तो अभी भी ऐसी चलेगी, तो कहना है सर यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जैसी क्या हो जाएगी, v माइनस वी नॉट, तो कहने से सिमिलर कहानी होगी। अब यहाँ पे एफ एपरेंट क्या आएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ नॉट, पक्का समझ आ रहा है। अब इन चारों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला देना चाह रहा हूं मैं, और कैसे याद करना है वो वाली कहानी बताना चाह रहा हूं। तो इवेंचुअली सोर्स मूव कर रहा था, उसका डेरिवेशन कर लिया, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उसका डेरिवेशन कर लिया, दोनों को कर देंगे कंबाइन, कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, एंड उसका एक इज्जत से फॉर्मूला याद रखेंगे कि क्या क्या है, यू गेट द बेटर आइडिया, और वही ट्रेन वाले एग्जांपल से याद रखते हैं हम। सही है, जल्दी से लिखो। नो प्रॉब्लम, पक्का सुनो, प्रॉब्लम इज, दो केस दे रहा हूं अभी जो तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है, सोर्स, ऑब्जर्वर, एक बार सोर्स मूव हो रहा है विद द स्पीड v by 2, वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड, v स्पीड ऑफ साउंड, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है f नॉट। फिर से सिमिलर कहानी है, एक बार सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव हो रहा है v by 2 से, सेकंड केस है ऑब्जर्वर मूव हो रहा है सोर्स की तरफ v by 2 से, ठीक है। दोनों केस में फाइंड द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, find apparent frequency in both the cases heard by the observer. If source is moving towards the observer, observer is moving towards the source, then apparent frequency heard by the observer. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे समझ में आई भाई, ये इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल थिंग, दोनों केस में एफ नॉट से ज्यादा हुआ, दोनों केस में सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एफ नॉट वी बाई 2 से मूव कर रहे थे, बट एक केस में इट इज 3/2 का फैक्टर। अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी, पहले एक बार देख लो। तो हमने क्या बोला है, जब हमने सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव रहा था, विच इज द फर्स्ट केस, तो हमने क्या बोला था, वी अगर, अच्छा तो मैं कैसे याद रखता हूं वो भी बताता जाता हूं, फिर जनरलाइज करेंगे। ये कौन सा वाला कहानी है, ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो वाला केस है, ज्यादा सुनाई देगा और वो नीचे था, ठीक है। तो कहने से यहाँ पे ये लिखेंगे v माइनस दिस इंटू एफ नॉट, यही है। तो कहने से 1/2 आएगा, वो 2 पर जाएगा और वो सब कहानी। तो कहने से 2f नॉट आ रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर जब मूव हो रहा है ना, मतलब मैं खड़ा हूं, सॉरी ट्रेन रुकी हुई है एंड आई एम रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन, ये वो वाला केस है। तो यहाँ पे क्या होगा, v प्लस v बाई 2 अपॉन एफ नॉट अपॉन v इंटू एफ नॉट, ऐसा कुछ है। ये 3/2 का फैक्टर आएगा, तो ये आ रहा है। दोनों केस में हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, बट दोनों केस में उत्तर अलग अलग आ रहा है। सो याद रखना, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड इज एसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एंड ऑब्जर्वर। दोनों सिमिलर कहानी है, बट इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल केस की मैं ट्रेन की तरफ भाग रहा हूं और मैं रुका हूं, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। दोनों अलग अलग केसेस हैं। ये समझ में आ रहा है, पक्का?
अब ये चारों चीजों को हम कर रहे हैं जनरलाइज। यहां तक कहानी बिल्कुल इज्जत से क्लियर हो रही है कि इट इज एसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एंड साउंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों सिमिलर नहीं आ रहे, वो डेटा से पता लग रहा है। पक्का? अब चारों चीजों को करते हैं कंबाइन। अब समझना कि कैसे। अगर तुम थोड़ा सा क्विकली ऑब्जर्व करो, अगर सुनना ध्यान से, ऑब्जर्वर जो है, प्लीज ट्रेन और प्लेटफॉर्म याद रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां पे जब हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है। ट्रेन रुकी हुई है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं तो ज्यादा सुनाई दे रहा है। ऑब्जर्वर ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। ऑब्जर्वर का जो इफेक्ट है, देखो हर बार कहानी F0 तो कॉमन है, V में प्लस माइनस, स्पीड ऑफ साउंड में प्लस माइनस कुछ कुछ खेलना है। ऑब्जर्वर ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, इसका मतलब यह है अगर मुझे आंसर ज्यादा चाहिए, ऑब्जर्वर अगर ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो प्लस होगा। अगर मुझे अपना आंसर ज्यादा चाहिए, ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ज्यादा चाहिए, और ऑब्जर्वर ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो मुझे न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो V प्लस V0 कर दो। अगर ट्रेन रुकी हुई है, ऑब्जर्वर उससे दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर उससे दूर भाग रहा है, ट्रेन रुकी हुई है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, दूर भाग रहा है, तो मुझे अपना आंसर कम चाहिए। ऑब्जर्वर ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, आंसर कम चाहिए, तो न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा, तो V माइनस V0। यहां तक सही। सोर्स मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, अगर ऑब्जर्वर ऊपर, अच्छा ऑब्जर्वर ऊपर, ठीक है ना, इतना याद रख सकते हो, जस्ट टू रिमेंबर। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो सोर्स आ गया नीचे। अगर सोर्स हमारा नीचे इफेक्ट डालता है, अगर ट्रेन मेरी तरफ आ रही है तो मुझे ज्यादा सुनना है, सोर्स लेकिन नीचे इफेक्ट डाल रहा है तो डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, V माइनस VS। लास्ट वाला, ट्रेन निकल गई है, प्लेटफॉर्म से निकल गई है, ट्रेन इज लाइक अ सोर्स, सोर्स हमारा नीचे इफेक्ट डाल रहा है, अगर निकल गई तो मुझे अपना आंसर कम चाहिए, है ना, निकल गई मुझे कम फ्रीक्वेंसी, तो डिनोमिनेटर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो माइनस है। क्या चारों केसेस समझ में, सॉरी प्लस है, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ाना है तो नीचे प्लस है। क्या इन चारों चीज को हम कंबाइन कर सकते हैं? अब देखो ध्यान से, क्या तो हमें इवेंचुअली क्या याद रखना है, कोई भी सिचुएशन होगी। अब हाउ आई रिमेंबर इज, अपने दिमाग में F एपरेंट, यहां पे F0 आना ही आना है, V में कुछ ऊपर नीचे V आना ही आना है। पहली चीज, ऑब्जर्वर ऊपर, प्लीज अगेन याद रखना, दो टर्म याद रख लो कि कोई एक चीज तुम्हें अपने दिमाग में स्टोरी बनानी पड़ेगी, जस्ट इन केस। O ऊपर, इतना याद रह जाएगा, ऐसे ही याद कराना पड़ेगा, है ना, पक्का। ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाली स्टोरी समझ में आ गई कि मुझे अगर अप्रोच टाइप की चीज हो रही है तो मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है, रिसीडिंग टाइप की चीज हो रही है तो कम सुनाई दे। ऑब्जर्वर अगर ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, सही है। सोर्स वाली कहानी में अगर सोर्स मेरी तरफ आ रहा है, सोर्स नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, अगर मुझे आंसर ज्यादा चाहिए तो डिनोमिनेटर कम कर रहे थे, मोटा मोटा 95% प्रॉब्लम अगर तुमने अच्छे से समझ लिया है, काफी कुछ, मतलब अगेन ऑब्वियसली कुछ कहानी में वेरिएशन होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, बट आइडिया समझ में आ रहा है, फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में समझ में आ रहा है कैसे लिखा है। नहीं तो 4 अलग अलग 50 अलग अलग केस ही याद करते रहो, उसका कोई सेंस नहीं मेरे हिसाब से। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अपने दिमाग में एक स्टोरी। मैं याद रखता हूँ ऑब्जर्वर ऊपर है तो सोर्स नीचे, कब ज्यादा आ रहा है तो मैं बढ़ा देता हूँ उसके करस्पॉन्डिंगली, अगर डिनोमिनेटर में तो कम कर देता हूँ। कम करना है तो ऊपर वाली चीज को कम करो या नीचे वाली चीज को बढ़ाओ। ये स्टोरी तुम्हें दिमाग में बैठानी पड़ेगी, नहीं तो हर बार फॉर्मूले कब तक याद करोगे। पक्का? श्योर? सो जस्ट रिमेंबर दिस टाइम। अब इसमें प्रॉब्लम आते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया कि क्या क्या हो रहा है। पक्का? सो राइट डाउन जल्दी से। अब लेट्स ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, मतलब अभी हम एंगल पे आएंगे अभी कि एंगल वाली चीज को कैसे डील करना है, बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऐसे ही होगा। बोलूं? पक्का? यार पहले तो 2-3-4 केसेस में ऐसे ही पूछ ले रहा हूं, तुम बस मुझे ये बता दो कि तुम्हें ये प्लस माइनस समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे वाले 1-2 केस ऐसे पूछना चाह रहा हूँ जस्ट टू चेक, अगर नहीं आए तो मैं थोड़ा सा एक बार समझाता हूँ, नहीं तो थोड़े से बेटर प्रॉब्लम में। सपोज ये है, ठीक है, सपोज इसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0 है, ये इसकी तरफ मूव हो रहा है और ये भी इसकी तरफ मूव हो रहा है, तो मुझे बता दो F एपरेंट में क्या क्या टर्म आएंगे तुम्हारे हिसाब से। ये तो लिखना ही है, ये लिखना ही है, यहां पे F0 लिखना ही है, ठीक है। अब प्लस माइनस खेलना है। मुझे बताओ ये वाले सिचुएशन में कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक तरफ, मतलब ट्रेन आ रही है और मैं भी ट्रेन की तरफ भाग रहा हूं, कहां पे प्लस आएगा, कहां पे माइनस आएगा? ऊपर प्लस। अच्छा, इज देयर एनीवन जिसको समझाना है? नहीं,
पक्का? यार मैं आगे पूछांगा, मैं नहीं समझाऊंगा, प्लीज पूछते जाना, नहीं तो आगे फिर से तकलीफ होगी। बहुत पूछा था, अगेन आई एम रिपीटिंग। क्या देखो, 4 केस हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, एक इधर पे भेज दो, एक इधर से भेज दो। अब बताओ क्या आएगा उत्तर? क्या करूं? ऊपर प्लस, नीचे भी दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है तो कम सुनाई देना है, कम सुनाई देना, नीचे प्लस। हाँ हाँ, नो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, वही तो तकलीफ ना, सिमेट्रिकल नहीं है ना, वही वाला तो अभी केस देखा जो 2f0 और 3/2f0 आ रहा था, क्योंकि एक ऊपर इफेक्ट डाला, एक नीचे। देख, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा तब काम होता है जब लीनियर y = mx + c है ना, अगर कोई फंक्शन है ना, तब तुम जितना ही बढ़ाओगे उतना ही करस्पॉन्डिंगली वो बढ़ता जाएगा। बट डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज आती है तो वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, वो वाला चक्कर है। कि इसके केस में रिलेटिव इसीलिए तो जब हमने वो डेरिवेशन करा तो रिलेटिव काम कर रहा था कब? जब ऑब्जर्वर मूव हो रहा था। अरे वाह, बधाई हो, तुम्हें, तुम्हारे लिए बधाई हो। ये समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत ही अच्छे से। तीसरा केस मैं पूछना क्या चाहूँ, मतलब पता नहीं और क्या होगा केस, या जो भी। अभी क्या करा मैंने, सोर्स को इधर करा, तो सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर इधर है। अगला केस क्या हो सकता है? ऑब्जर्वर को दूर भेज दो और सोर्स को इसकी तरफ भेज दो। अब क्या होगा? ऊपर माइनस, नीचे भी सोर्स उसकी तरफ जाएगा, नीचे भी माइनस। सही है ना? ये वाले को उल्टा करो, अगर ऑब्जर्वर इधर सोर्स इधर, तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस ना, माइनस बोलो तुमने, नहीं प्लस। पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही कहानी? श्योर? ले ले हम चाय ब्रेक, तुम अपना नींद ब्रेक, और क्या तुम्हारे लिए। ओके यार, इसके बाद केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने, और अगर ये समझ में आए, बहुत मजेदार होते हैं प्रॉब्लम। किसी को अच्छा, किसी को जरा सा भी डाउट है इसमें? इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया। ठीक है, क्विकली। ओके, सो मेरे पास 2 सोर्स हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स वन ऑफ द सोर्स। ओके, सवाल इज, मेरे पास 2 सोर्स है, ठीक है, 2 ट्यूनिंग फोक हैं जिनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 दी गई है, एक ऑब्जर्वर है जो वन ऑफ द ट्यूनिंग फोक की तरफ जा रहा है। ठीक है, फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी। अब 2-3 चीजें कंबाइन करता हूं सो दैट 2 साथ में चीजें कवर होती जाए। बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। पहला सवाल सबको आई होप ये कहानी याद होगी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारे पास? जब 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी मेरे कानों में पड़ रही है तो उनका जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब तुम सोचो कि क्या हो रहा होगा। वी हैव 2 ट्यूनिंग फोक, एक f0 रखा है, जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वही है। एक ऑब्जर्वर वन ऑफ द ट्यूनिंग फोक की तरफ v0 स्पीड से जा रहा है। स्पीड ऑफ साउंड को हमेशा मैं बार-बार भी स्पीड ऑफ साउंड को ना v लेना हर बार। ठीक है, फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ट्राई। बहुत छोटी छोटी सी चीजें कंबाइन कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम है वो केवल। सही, ओ कूल, ठीक है यार, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें एक दूसरा केस और देना चाह रहा हूं। ओके, क्विकली भाई, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? कुछ नहीं यार, 2 फ्रीक्वेंसी जो अलग अलग निकालेंगे उनका डिफरेंस करना है। कहने से सुनेगा तो यही ना, ऑब्जर्वर तो यही है, ठीक है, सुनेगा यही। ये वन ऑफ द केस क्या है? f1 बोल रहा हूं इसको, वन ऑफ द ट्यूनिंग फोक। यार इसने साउंड प्रोड्यूस करी, सुन ये रहा है, कहने से ये इससे अवे जा रहा है। ऑब्जर्वर ऊपर इफेक्ट डालता है, अवे जा रहा है, तो v माइनस v0, अवे जा रहा है मतलब कम सुनाई देना है, कम सुनाई देना है तो माइनस v0 अपॉन v इंटू f0। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि उसकी तरफ जा रहा है, तो अगर मैं इसको 2 बोल रहा हूं तो ये क्या सुनेगा सेकंड वाले केस में? f2 v प्लस v0 अपॉन v इंटू f0। बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 2 फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। कौन सा ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, ऐसे f2 माइनस f1 माइनस कर दो, f1 कॉमन आ रहा है, सब कुछ काटा पीटी करोगे तो 2 आएगा, ऊपर v0 आएगा, अपॉन में v आएगा, इंटू f0 आएगा। सही है, पक्का? सेकंड केस है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ट्यूनिंग फोक्स मूव कर रहे हैं। समझ आ रहा है? बड़े आगे, जल्दी जल्दी यार से तुम साथ में नोट करते हैं ना, जिसको करना है छोटा करके एक बार तुम अपने हिसाब से जल्दी जल्दी लिखो। सेकंड प्रॉब्लम इज
ये एफ नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर रुका हुआ है. नाउ वन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज मूविंग टुवर्ड्स विद द स्पीड vs लिख दो चाहे तो उसको, सोर्स मूव कर रहा है और एक अवे मूव कर रहा है, सोर्स लाइक दिस. फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर. पहले ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, ना ऑब्जर्वर को रुक के रखा है, सोर्स मूव कर रहा है, एक उसकी तरफ एक उससे. फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर. तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, इसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम्स में, केवल लिखना है बस. आंसर आया है? बहुत जल्दी बोल दो. ओके कूल. आंसर आया क्या? नहीं आया है भाई. अब जो दो चीजें लिखी है उसको बस माइनस करना है. सही लिखा है बिल्कुल. जो तूने लिखा है उसमें F1 माइनस F2 करना. किसका बिल्कुल ही जीरो, समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. मतलब आया, आंसर आ गया. तेरे को छोड़ के किसी और का कोई ऐसे भाई केवल आज की क्लास सुनता तो भी आ जाता है यार. मतलब आई डोंट नो. तो दो फ्रीक्वेंसी जो सुनने वाला है, ठीक है. सोर्स मूव हो रहा है, सोर्स से नीचे इफेक्ट डालता है तो V अपॉन, अगर सोर्स उसकी तरफ मूव हो रहा है नीचे इफेक्ट है. यार जो तूने आज कर दिया ना, भी मैं बहुत लोगों को कहानी सुनाऊंगा ये. ओके ठीक है. दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देनी है. बीट फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है उसको माइनस करना है. कौन सा? छोटे वाले में, बड़े वाले में से छोटा वाला. तो ये बड़ा वाला ये है. तो इस केस में हमारे पास F1 माइनस F2 आएगा. वो A प्लस बी A माइनस बी बन रहा है बेसिकली. तो V और F नॉट कॉमन ले रहा हूं. अगर V और F नॉट न्यूमरेटर कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपॉन V माइनस VS माइनस 1 अपॉन V प्लस VS. A प्लस बी A माइनस करोगे तो नीचे आएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ. ऊपर ये आएगा, माइनस करोगे तो V कैंसिल होगा तो 2VS आएगा. एक यहां पर V बचा हुआ है और F नॉट आएगा. ये आएगा उत्तर. ठीक है, श्योर. बड़े आगे. अगला प्रॉब्लम इफ यू वांट, सही है, समझ में आ गया. अगला प्रॉब्लम है कहानी. अगर तुम्हें लिखनी हो तुम लिख लेना. सो अगर एक ट्रेन पास हो रही है, पहले मैं कहानी समझा देना सो दैट यू कैन राइट इट डाउन अकॉर्डिंगली. अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द, एक मिनट लिखो, पहले सुन लो. अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन अ ट्रेन पासेस बाय. बोला गया है कि दैट ऑब्जर्वर हियर्स अ ड्रॉप ऑफ 2%. ट्रेन जब आती है तब ज्यादा सुनाई देता है, जब जा रही है तो वो कम सुनाई दे रहा है. तो ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ऑब्जर्वर हियर्स अ ड्रॉप ऑफ 2% व्हेन ट्रेन पासेस बाय फ्रॉम दैट. हमें बताना है ट्रेन की स्पीड क्या है. सो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन अ प्रॉब्लम, थोड़ा सा विल गेट द आइडिया. सो राइट डाउन. अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. Here's a drop of 2%. Here's a drop of 2% in frequency heard. Here's a drop of 2% in frequency heard when a train passes by the platform. Drop of 2% in frequency heard. Drop in 2% of in frequency heard when a train passes by. Find the speed with which a train is moving. Find the speed with which train is moving. ब्रैकेट में लिख लो v is the speed of sound, है ना. Find the speed with which a train is moving. ब्रैकेट में लिखो where v is the speed of sound. So your उत्तर will be only and only in terms of v, है ना. कि हाँ, सो बेसिक फंडामेंटल है कि मैं खड़ा हूं, ट्रेन आई और निकल गई. यहां से निकलने के प्रोसेस में दैट पर्सन हियर्स अ ड्रॉप ऑफ 2% इन फ्रीक्वेंसी. कि जो भी उसको सुनाई दे रही थी, जब वो निकली तो उसको लगा 2% का ड्रॉप हो गया है ना. हमें बताना है ट्रेन की स्पीड क्या थी. आंसर विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ v. ट्राई टू रिलेट दैट परसेंटेज वाली कहानी. सो ट्रेन आ रही है और निकल रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा. आई होप सवाल क्लियर हो गई. वैसे सही. हाँ आ गया आंसर, आ गया. एक मिनट. ओ वेरी गुड. इतने लिए कैसे.
ट्रेन वेरी कूल। आई होप सबको परसेंटेज वाली कहानी बेसिक समझ में आती है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, है ना। ड्रॉप हो रहा है तो वो कम हो रहा है, तो वो बस माइनस प्लस से कंफ्यूज मत होना, जस्ट वो ड्रॉप हो रहा है। बट परसेंट 2 है तो उसका मतलब क्या है, तो तुम्हें ये सोचना है इनिशियल किसको बोल रहे हैं, फाइनल किसको बोल रहे हैं। कॉपी भर गई यार तेरी, 1 मोर, इसके बाद क्लास आना 1, इसके बाद भर गया ना, नहीं सॉरी 2 पेज हो गए। ये होता है एक ही, ये जो वेव इतना सारा पढ़ा है तूने, इसका स्टार्टिंग मैंने सिर्फ ये रफ में लिखा था, मैं वापस ये रफ है। अरे हाँ, ओए देखा, ये चीज गलत, कोई बहुत छोटी सी गलती करी है अजीब सी। आया किसी का और फाइनल वैल्यू माइनस ही, यस यस, प्लस का माइनस। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ छोटा सा कुछ गलती हुआ होगा। आ गया ना यार, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू जैसा कुछ करना है, और इज इक्वल टू 2 दिया है परसेंटेज के रिस्पेक्ट में इनटू 100 करने के बाद। अच्छा, किसको फाइनल और इनिशियल बोल रहे हैं कि जब वो ट्रेन आ रही है तो इनिशियल कंडीशन ये है, जब वो निकल गई तो फाइनल कंडीशन ये है। आ रहा है किसी को, लग रहा है आते हुए? बहुत मुश्किल नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि केवल बस उतना सा ही है, परसेंटेज का यूटिलाइजेशन करना है। प्रॉब्लम तो वही, एक बार ट्रेन आ रही है और एक बार जा रही है, उतना ही सा तो काम है। 2 सिचुएशन दिए और उसका ड्रॉप 2% बोल दिया यार, बताऊं क्या, या फिर लग रहा है आते हुए? 2-3 आगे, अच्छा आगे। आज क्या हो गया भाई, ऐसा क्या क्या गलत खाना खा के आया तू? हाँ आज ऐसा क्या किया, ये पता तो कर। हाँ नहीं, मतलब जो भी किया है कीप कंटिन्यूइंग दैट, मतलब पॉइंट ये है। बताओ यार इतनी देर में आना चाहिए। अच्छा सुनो ध्यान से, जब वो आ रहा है तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी को बोल रहा हूं F1, ठीक है। ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स मूव हो रहा है, सोर्स है ना, सोर्स हमारा नीचे इफेक्ट डालता है। अगर वो उसके पास आ रहा है तो आंसर मुझे ज्यादा चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर को कम करना है। तो V अपॉन V माइनस V ट्रेन इंटू F0, सही है। जब ये ट्रेन निकल गई उस फ्रीक्वेंसी को बोल रहा हूं F2, V अपॉन V प्लस, अच्छा दूर जा रही है, सोर्स मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है, तो हमें आंसर हमारा ज्यादा कम चाहिए। सोर्स नीचे इफेक्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर को बढ़ाना है। यार ये तुम्हें अपने दिमाग में स्टोरी रिपीट करनी पड़ेगी बार बार, ये आएगा। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है चेंज इन फ्रीक्वेंसी 2% है। आइडियली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, अब इनिशियल वैल्यू F1 है क्योंकि उसको ड्रॉप फील हुआ, तो उसके लिए इनिशियल सिचुएशन ये है इनटू 100, और ये नंबर दिया गया है मुझे 2 के बराबर। ये समझ में आ रहा है? पक्का? बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। इसको F2 माइनस F2 अपॉन F1 माइनस 1 लिखा है, F2 अपॉन F1 करेंगे तो कितना आएगा? F2 अपॉन F1 करेंगे तो V प्लस VT ऊपर अपॉन V माइनस VT नीचे, मतलब हाँ मतलब ओके ठीक है, फेयर इनफ है ना। बट ये भी एक ही बात है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो इन जनरल। ओके तो ये किया है, इसमें -1 करो। मैंने ये क्या किया, F2 बाई F1 -1 और 100 को एक्चुअली डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये 1/50 हो जाएगा। इस 1 को इधर लाओ, तो मतलब अब सॉल्व करना है तुम्हें। इसको -1 कर दो, या तो कितना हो रहा है ऊपर -V, तो ऊपर आ रहा है 2VT अपॉन V माइनस VT इज इक्वल टू 1/50। तो यहां से आ रहा है 50VT इज इक्वल टू V माइनस VT। कुछ गड़बड़ हो गया है।
तो ये वो क्यों आ रहा है यार, 101 क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ किया मैंने? नहीं बट 100 के बाद वो 101 आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने। वेयर? ऊपर ऊपर 50 ऊपर जाएगा 100। वो मैं समझ गया, 100 के बाद भी कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने कहीं। तो ये v माइनस वी टी आ रहा है ना, तो ये 101 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़। वो ना v स्क्वायर माइनस vd स्क्वायर अपॉन v प्लस vd आएगा ना, तो मतलब वो प्लस के कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, तो v माइनस नहीं माइनस नहीं आएगा, तो v प्लस बाकी रहेगा, डिनोमिनेटर में v प्लस v प्लस vd बाकी रहेगा, तो वो माइनस से प्लस होगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। F2 by F1 है, यस F2 by F1 है, सॉरी वो F2 by F1 है, अच्छा सॉरी F2 by F1 है उल्टा, हाँ सॉरी F2 by F1 है, तो ऊपर माइनस आएगा, v माइनस वी टी अपॉन v प्लस वी टी आएगा, राइट। दिस माइनस 1 इंटू 100 को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 1/50। हाँ अब ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस कैंसिल हो रहा है, माइनस 2vt अपॉन v प्लस वी टी इज इक्वल टू 1/50, सही है। ये इधर गया तो माइनस 100 vt बराबर v प्लस वी टी, इधर आ गया, फिर कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं?